Hello everyone, welcome to the channel, and this is video 2 of decoding section 11. एंड हमने एक प्रीवियस वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, या आप कह सकते हैं जो हमने बेसिक स्टार्ट किए थे सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी के, आई होप वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि जो सीक्वेंस है वो आपको काफ़ी इजीली समझ में आए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। नाउ एक हम क्विक रिकैप करें हमारे प्रीवियस वीडियो का, तो उसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिए थे, like A has filed a suit against B. This suit is heard and finally decided by the competent court, and the matter in issue was the same in the former suit, and when A has filed a subsequent suit, the matter in issue also remains the same. Now, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैटर इन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, इनका मीनिंग क्या होगा? सो ये जो मीनिंग है, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ सर्टेन टर्म्स आपको बताऊंगा, पॉलिसीज बताऊंगा, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बताऊंगा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। और मैंने ये कहा था कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो मैं आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। सो आज की वीडियो में अगर हम एक सिनॉप्सिस बनाएं, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा। सेकंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिसी। थर्डली, पॉलिसी डिस्कस करने के बाद हम ये जानेंगे, दोबारा से एक बार क्विक रिकैप और बेयर एक्ट में एंटर करने से पहले, कि फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट क्या होता है, एंड देन वी विल मूव टू द बेयर एक्ट। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज़, अगर आपके पास एक फिजिकल कॉपी होगी बेयर एक्ट की तो प्लीज़ आप वो अपने साथ रखिएगा, या फिर आप अगर लैपटॉप, टैबलेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके साथ एक सॉफ्ट कॉपी आप रखिएगा। बट इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू हैव अ फिजिकल कॉपी ऑफ इट, क्योंकि वहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा। हालांकि मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जितना सिंप्लीफाई करके बेयर एक्ट को, उसके सेक्शन के एसेंशियल्स को मैं जितना जल्दी, और मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं उसको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। सो आज की वीडियो का जो हमारा मोटिव है वो आज ये हमारा रहने वाला है, दिस ऑल। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के बारे में, जो कि रेस जुडिकाटा के ऊपर है। ना, जब भी मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि रेस जुडिकाटा का पॉलिसी क्या था, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। सेकेंडली, दैट एक पार्टी जो है दो बारा, मतलब कि ऐसा ना हो कि एक पार्टी का अगर जो राइट है, अगर वो एडजुडिकेट हो चुका है तो वो उसको दोबारा से वेक्स्ड ना हो, यानी कि उसे दोबारा से हरेस नहीं ना किया जाए। एंड देन मैंने आपको ये भी बताया कि अगर कोई भी एक मैटर जो कि एडजुडिकेट हो चुका है, और अगर वो मैटर एडजुडिकेट होने के बाद जो है हमें ये मानना चाहिए कि जो मैटर एडजुडिकेट हुआ है वो ट्रुथ है, यानी कि जो राइट्स ऑफ पार्टीज है वो प्रॉपरली डिटरमाइन हो चुका है। नाउ जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं आज की वीडियो में, सो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन द बेयर एक्ट इटसेल्फ, दैट इज अंडर सेक्शन 11 जो है। नाउ काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जो सेक्शन 11 है सिर्फ हमें उतना ही हमें उसे पढ़ना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन हमें स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। नाउ जब भी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करते हैं, अगर कोई भी एक प्रोहिबिटेड प्रोविजन होता है
तो उस प्रोहिबिटरी प्रोविजन को हम हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रेट करते हैं। बट जब मैं आपको और भी जो फर्दर वीडियोस होंगी मैं आपको ये सारी चीज़ डिस्कस करूँगा कि कहाँ पर जो है इसका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा, कहाँ पर इसका लिटरल एप्लीकेशन होगा, इसका पर्पसिव इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है क्या, एंड ऑल दैट। ये सारा चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ अगर हम आज के वीडियो के पहले कंटेंट की तरफ चलें तो जो हमारा पहला कंटेंट है वो है एलिमेंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा। नाउ हालांकि मैं इसके पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आपको और भी आगे एसेंशियल्स भी बताऊंगा कि रेस जुडिकाटा का एसेंशियल्स भी क्या होता है। बट अगर हम एक आउटलाइन ले एलिमेंट्स का तो क्या हो सकता है। फर्स्ट, सेम पार्टीज, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत डीप में डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम एक अच्छी आउटलाइन ले लेते हैं रेस जुडिकाटा के बारे में तो जो अंदर एसेंशियल है जैसे मैटर, डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू, ये ऐसे टर्म्स हैं जो हम पहले कुछ सर्टेन टर्म्स को समझने के बाद ही हम उन सारे टर्म्स पे जा सकते हैं। देन सेम टाइटल, थर्ड मैटर इन इशू, फोर्थ बिटवीन द सेम पार्टीज। अब आप ये बोल रहे होंगे कि फर्स्ट और फोर्थ तो आपका सेम लग रहा है कि आपने ऊपर भी सेम पार्टीज लिखा है, आपने नीचे भी लिखा है बिटवीन द सेम पार्टीज, बट इसका एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सेम पार्टीज जब हम बोलते हैं तो वो प्लेंटिफ भी हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा, या वो डिफेंडेंट भी हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा। अगर मान लीजिए प्लेंटिफ जो है ए, बी और सी एक सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट डी, अगर ये सूट डिसाइड हो जाता है इनके बीच में तो ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो जाएगा। मतलब अब मान लीजिए यही सेम सब्जेक्ट मैटर पे ये सूट फाइल करता है बी पे, यानी कि इस पे, तो तब भी क्या रेस जुडिकाटा लगेगा। तो यहां पर जो बात आती है वो आती है इन टर्म्स के डिफरेंसेस को लेके बिटवीन द सेम पार्टीज और सेम पार्टीज के इंटरप्रिटेशन को लेके। नाउ जब मैं ये एलिमेंट्स आप लोगों को बताया मैंने, तो इसी के साथ साथ एक रूल ये भी है कि अगर एक सूट है, अगर वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो जाता है तो सेम सूट को हम दोबारा ट्राई नहीं कर सकते ना। जो सेम सूट का मीनिंग है वो ये मीनिंग है कि वो आइडेंटिकल होना चाहिए। यानी कि अगर एक इजी एग्जांपल दो, ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर recovery of possession of immovable property. The suit is dismissed. Now, second, A has again filed a suit against B for recovery of immovable property. Now, जब मैं ये कह रहा हूं कि सेम सूट को लेके रेस जुडिकाटा लग रहा है, दैट मीन्स कि ये जो सूट है ये रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके था।
और ये भी सूट जो है सेम पार्टीज के बीच में है। और जो फॉर्मर सूट है इसकी आइडेंटिटी एक है और इसकी आइडेंटिटी रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की है। नाउ एक सब्सिक्वेंट जो सूट है इसकी भी एक आइडेंटिटी है और इसकी भी आइडेंटिटी रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नाउ जब मैं ये कह रहा हूं कि जो सेम सूट का मीनिंग है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, दैट इज फॉर्मर सूट की जो आइडेंटिटी है ये सेम होनी चाहिए सब्सिक्वेंट सूट की, या फिर जो सब्सिक्वेंट सूट की आइडेंटिटी है वो सेम होनी चाहिए फॉर्मर सूट की आइडेंटिटी की। सो ये अपने आप में इंटरलिंक्ड है। आप आइदर ये समझिए कि फॉर्मर सूट की जो आइडेंटिटी है वो भी सेम है सब्सिक्वेंट सूट में भी, मतलब कि और बेटर ये रहेगा समझना कि जो सब्सिक्वेंट सूट की आइडेंटिटी है वो सेम है फॉर्मर सूट की जैसी। नाउ अब इसके बाद जब मैंने ये चीज़ आपको बताई तो इसी के साथ साथ मेरा जो सेंटेंस जो मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो ये सेम सूट है ये आइडेंटिकल होना चाहिए और सेम आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तभी जो सेक्शन 11 है वो अब कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात करता है, और अगर वो आइडेंटिटी सेम होती है प्लस सेक्शन 11 यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर ये जो आइडेंटिटी है ये सेम होती है दोनों सूट्स की, प्लस साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 11 में वो भी फुलफिल होती है, तब हम कहते हैं कि रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा। ना अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि पॉलिसी क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं या फिर एक मैं इसको नई सिरे से बनाऊं सारा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब पॉलिसी क्या है। अब हमने कल तो एक पॉलिसी पढ़ी कि टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, हमने दूसरा ये भी पढ़ा कि सेम पार्टी जो है दोबारा वेक्स नहीं होनी चाहिए, दैट द सेम पार्टी शुड नॉट बी वेक्स ट्वाइस। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि वंस द मैटर हैज बीन एडजस्ट इट शैल बी टेकन टू द ट्रुथ। नाउ जब मैं सेकंड स्टेंस की बात कर रहा हूँ या अपने हम आज की वीडियो के सेकंड मोटिव की बात कर रहे हैं या कंटेंट की, तो ये है पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा। नाउ इन वेरियस बुक्स बहुत सी आपको मिलेंगी, हो सकता है मेरे से और बेटर आपको पॉलिसीज मिले, बट एज अ लॉ स्टूडेंट मीन्स कि जो लॉ कर रहे हैं या फिर जो लीगल फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आप मुझे कमेंट्स में और अच्छी पॉलिसीज आप मेरे को बताएं, तो और इसी के साथ साथ मेरा भी नॉलेज इंक्रीज होगा। नाउ जब भी मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ तो जो पॉलिसी है वो दो तरह की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। नाउ ये प्राइवेट और पब्लिक पॉलिसी होती क्या है एक्चुअल में। अब प्राइवेट पॉलिसी की जब मैं बात करता हूं तो ये इंडिविजुअल राइट को लेके बात करता है, या फिर पर्सनल राइट के बारे में। और जब मैं पब्लिक पॉलिसी की बात करता हूं तो ये सोसाइटल बेनिफिट के बारे में बात करता है। अब आप कहेंगे कि यार सोसाइटल बेनिफिट कैसे, क्योंकि सीपीसी तो यार जो है या फिर जो सिविल लॉज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज के ऊपर लगता है।
और उनका कोई पर्सनल राइट होता है उस चीज़ को लेके, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करूँगा कि जो सिविल लॉज होते हैं वो बेसिकली पार्टीज के ऊपर होते हैं, जहाँ पर मतलब सिंपली मैं ये कहूँ कि अगर आपका कोई एक राइट है और आपका जो राइट है वो ब्रीच हो जाता है, और ये जो राइट है ये आपका एक प्राइवेट राइट है ना, तो तब आप उसकी रेमेडी क्लेम करने के लिए सिविल लॉस का यूज़ करते हैं ना। यहाँ पर कोई सोसाइटी को लेके नहीं है, जैसे हम क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं कि अ क्राइम इज कंसीडर्ड टू बी अ सिन अगेंस्ट द स्टेट, तो यहाँ पे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने रेस जुडिकाटा में लिखा हुआ है कि ये पब्लिक राइट के बारे में भी बात करता है। आई मीन सॉरी, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पब्लिक पॉलिसी। नाउ व्हाट कुड बी द पब्लिक एंड द प्राइवेट पॉलिसी। देखिए, जब मैं पब्लिक और प्राइवेट पॉलिसी की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी क्या है रेस जुडिकाटा की। देखिए, पब्लिक पॉलिसी बेसिकली वो पॉलिसीज होती हैं जिनका सोसाइटल बेनिफिट भी होता है। लाइक it can be either related to society as well as the institutions also. Like first, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, that is to prevent multiplicity of proceeding. तो ये हमने तो डिस्कस कर लिया है, बट अगर कोई इस चैनल पे नया है सो प्लीज़ अगर आप हो सके तो इसको आप दोबारा से प्रीवियस वीडियो में रेफ़र कीजिएगा, ये डिटेल में काफ़ी डिस्कस है वहाँ पर। बट मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर ए ने एक सूट फाइल किया है बी के अगेंस्ट पे और ये डिसाइड हो चुका है, सो अगेन ए बी के ऊपर सूट फाइल करता है सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके, तो यहाँ पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ऑल कंडीशन फुलफिल हो गई। सो यहाँ पर इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को, यानी कि इस सूट को दोबारा ट्राई करने से रोकने के लिए जो है सेक्शन 11 इंसर्ट किया गया सीपीसी में। सो ये मीनिंग है टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। नो, जब हम अपने सेकंड पब्लिक पॉलिसी पे आते हैं, सो इसका मीनिंग हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपके साथ लिए लिख देता हूँ कि पब्लिक पॉलिसी में सेकंड नंबर पे हमारी क्या है। टू प्रिवेंट conflict of judgment। अब आप कहेंगे कि यार जजमेंट को कैसे एक कन्फ्लिक्ट होने से रोकेगा, एक जजमेंट एक दूसरे में कैसे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सो बहुत इजीली इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लाइक ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी, या फिर उससे भी इजी एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, आप मान के चलिए कि सेक्शन 11 सीपीसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सेक्शन 11 को आप एक पल के लिए भूल जाइए। अब इस एग्जांपल को देखिए, ए जो है एक सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट पे फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। नाउ ये मैटर डिसाइड हो जाता है।
और हर्ड एंड फाइनली डिसाइड होता है। और जो ये सूट है, ये सूट डिसमिस हो जाता है, यानी कि ए को कोई भी रिलीफ या फिर जो उसने रिलीफ क्लेम की थी कि मुझे पोजीशन वापस चाहिए घर का, वो उसको नहीं मिलता है। ये तो हमारी पहली सिचुएशन है इसी में। अब इसी में एक दूसरी सिचुएशन है, और हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि सेक्शन 11 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ, ए दोबारा से एक सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर और रिकवरी ऑफ पोजेशन का घर के। नाउ अब जो ये सूट है, ये वाला सेकंड का, ये सूट डिक्रीड हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ए ने रिलीफ क्लेम की थी यहां पर इस घर की, ये ए को मिल जाता है, यानी कि ए को ये पोजीशन मिल जाता है घर का। अब हमारे पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन हमारे पास ये है कि जब यहां पर एक ऑलरेडी एक सूट था जो कि डिसमिस हो चुका था, एंड अगेन जब एक दोबारा सूट फाइल हुआ, ये सूट डिक्रीड हो गया, मतलब कि ए के फेवर में हो गया। सो अब यहां पर हम किस जजमेंट को मानेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि ये भी एक जजमेंट है और ये भी एक जजमेंट है। सो हम किस जजमेंट को माने? कि क्या ये जजमेंट प्रिवेल करेगा या फिर ये जजमेंट प्रिवेल करेगा? इन दोनों में से कौन सा जजमेंट प्रिवेल करेगा? सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए कि जजमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए जो हमारा पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, वो यही है कि जजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसीलिए जो है सेक्शन 11 को बनाया गया है। नाउ अब हम अपने थर्ड पॉलिसी पे आते हैं। नाउ थर्ड जो पॉलिसी है हमारी, वो ये है टू ब्रिंग एंड टू एन टू लिटिगेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ए ने जो सूट फाइल किया और फिर से ए ने एक सूट फाइल किया, यहाँ पे इसका सूट डिसमिस हो गया, यहाँ पे फिर इसका सूट डिसमिस हो गया, एंड फिर से ए ने सूट फाइल किया। सो अगर सेक्शन 11 नहीं होगा हमारे पास, तो जो ए है ये हर वक्त सूट फाइल करता रह जाएगा, और जो ये बी है इसका तो हरासमेंट होता रहेगा इसके चलते। सो तो लिटिगेशन, अब ये पब्लिक पॉलिसी में है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्राइवेट पार्टी को भी काफी वो हार्म कर रहा है। सो ये पब्लिक पॉलिसी इस तरह से है कि जो ये बार बार ये जो सूट फाइल कर रहा है, ये जो सेकंड एंड थर्ड टाइम जो इसने सूट फाइल किया है, सो इससे आप देखिए कि इससे क्या होगा। इससे एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। हमारे इंडिया में ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी है केसेस को लेके कि अगर ये केस जो डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, और अगर ये दोबारा से बार बार इसे सूट फाइल करता रहेगा, तो पेंडेंसी तो हमारी बढ़ती ही रहेगी, और इससे वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा। किसका? कोर्ट का। ऑब्वियस सा रीजन है कि अगर आप बार बार सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके आप सूट फाइल करोगे, सो
ऑब्वियसली उससे कोर्ट का टाइम वेस्ट ही होगा। सो इसीलिए कि लिटिगेशन एंड हो जाए पार्टीज के बीच में, दोबारा से वो सेम सब्जेक्ट मैटर पे लिटिगेशन ना स्टार्ट हो, इसीलिए सेक्शन 11 की ये एक पॉलिसी है। आप एक चीज देखिए कि लेजिस्लेचर कितना अवेयर था इस चीज को लेके, कि मतलब ऐसे प्रोहिबिटरी प्रोविजंस को डालना जो कि सोसाइटल बेनिफिट साथ ही साथ इंडिविजुअल बेनिफिट को भी लेकर था। सो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉलिसी है। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को मान के चलिए कि आप जब अपने सेमेस्टर से एग्ज़ाम देंगे, सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने ऊपर लिखे हैं, अगर आप वो सारे पॉइंट्स को आपने आंसर में इनकलकेट करेंगे, सो आप मान के चलिए कि आपको एक बहुत ही ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे अपने आंसर शीट्स में। और स्पेशली बैक बेंचर्स अगर इस चीज़ को करेंगे तो हो सकता है कि टीचर बहुत ही इम्प्रेस हो जाए आपका। बट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। नाउ इसी को देखते हुए जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है वो यहाँ पर सेक्शन 11 को लेके ख़त्म होती है। नाउ अब प्राइवेट पॉलिसीज भी कुछ होती हैं। प्राइवेट पॉलिसीज क्या बेसिकली हुई, मतलब कि प्राइवेट का मीनिंग हम क्या समझ रहे हैं, बिटवीन द पर्सन्स, करेक्ट। नाउ तो प्राइवेट पॉलिसी भी है इसमें। सो पहली जो प्राइवेट पॉलिसी है कि देयर इज अ प्राइवेट इंटरेस्ट which is involved, and which is a fact that the person legal right shall be determined once or all with finality. एंड सेकेंड जो इसकी प्राइवेट पॉलिसी है वो ये है कि अ पर्सन शैल नॉट बी वेक्स्ड मोर देन वंस फॉर सेम सब्जेक्ट मैटर। और इसी दोनों पॉलिसीज के चलते हम ये कहते हैं कि जो रेस जुडिकाटा है ये अपने आप में सोसाइटल प्लस इंडिविजुअल राइट को बैलेंस करता है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ सीपीसी ऑल्सो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स, जब हमने पॉलिसीज को डिस्कस कर लिए, सो अब हम इसके आगे बेयर एक्ट पे भी फोकस करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बार फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट दोबारा बताना चाहूँगा। इन अवर फर्स्ट वीडियो मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट होता क्या है एक्चुअल में। और जो भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ आप जो है प्रीवियस वीडियोस को देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें डेली मोटिवेशन मिलेगा कि हम डेली आपको कुछ नया सिखा सकें, और हमें भी ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी कुछ नया आज सीखें। नाउ फॉर्मर सूट एंड सब्सिक्वेंट सूट, ये है क्या, दोबारा इसका एग्जांपल लेते हैं। A has filed a suit against B for recovery of possession.
और या फिर हम इसकी टाइमलाइन लेते हैं कि ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी ऑन, मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2025, और अभी भी ये जो सूट है ये पेंडिंग है। प्लीज़ इसको आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ अगेन, अभी ये सूट पेंडिंग ही चल रहा है। नाउ एक और एग्जांपल इसी में लेता हूँ। ए हैज़ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी, और ये हम मान लेते हैं कि ये जो सूट है फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, ये फाइल होता है ऑन 10th of Feb 2025। नाउ अब ये भी पेंडिंग है, तो अभी इनमें से फॉर्मर सूट और सबसेक्वेंट सूट कौन सा होगा? अगर आप गेस करेंगे तो मैं 1 और ये 2 लिखूं। अगर आप बोल रहे हैं कि 1 है फॉर्मर सूट क्योंकि ये पहले इंस्टीट्यूट हो चुका है, मतलब कि ये 1 जनवरी को इंस्टीट्यूट हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये फॉर्मर सूट नहीं कहलाएगा। जो सूट पहले इंस्टीट्यूट हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो सूट एक फॉर्मर सूट है। फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट वो होता है, यहां पर देखिएगा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस पॉइंट को। अगर ये जो पहला सूट है, अगर ये डिसाइड नहीं होता है, डिसाइड नहीं होता है, और ये सूट जो सेकंड सूट है हमारा, ये डिसाइड हो जाता है, मान लेते हैं, चलिए थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की इमेजिनेशन लेते हैं। सो हम ये मान लेते हैं कि जो ये सेकंड सूट है ये डिसाइड होता है ऑन 6th अक्टूबर 2025 को। अब यहां पर जो सूट पहले डिसाइड होगा, प्लीज इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो सूट पहले डिसाइड होगा वही सूट फॉर्मर सूट कहा जाएगा। और जो फर्स्ट सूट है, इस सूट को हम कहेंगे सब्सिक्वेंट सूट। सो अगेन, जो सूट भले जो फर्स्ट सूट है ये भले 1 जनवरी को इंस्टीट्यूट हुआ हो, बट ये डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है। और अगर ये जो सेकंड सूट है ये भले ही 10th of Feb को इंस्टीट्यूट हुआ, बट ये डिसाइड 6th of October को हो गया है, तो हम ये बोलेंगे कि ये सूट डिसाइड हो गया और यही सूट एक फॉर्मर सूट कहलाएगा। द सूट विच डिसाइड फर्स्ट will be called a former suit, and the suit which is still pending will be called a subsequent suit. So ये चीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लॉ कॉलेजेस में ये कभी नहीं बताया जाता कि फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट एक्चुअल में क्या होता है। बस हम ये लीगल टेक्नोलॉजी को हम सीख लेते हैं कि एक फॉर्मर सूट है, एक सब्सिक्वेंट सूट है। मैं भी जब अपने लॉ कॉलेज में था तो मैं भी यही सिर्फ जानता था कि फॉर्मर सूट एक होता है और एक सब्सिक्वेंट सूट होता है, बट इसकी मीनिंग इन एक्चुअल क्या होती है वो मुझे बहुत बाद में पता चली। सो अगर ये जो मैं आपको बताया हूँ ये बहुत इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट्स होते हैं
और ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो आपसे आइदर इंटरव्यू में या फिर आपके, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है कि बताइए फॉर्मल सूट और सब्सिक्वेंट सूट क्या होता है, और आपको मान लीजिए ऐसे ही कोई एक सिचुएशन दे देते हैं सेम। सो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए, और जब हम सेक्शन 11 को और डीपली पढ़ेंगे तब आपको और भी क्लियर होगा कि सब्सिक्वेंट सूट होता क्या है, फॉर्मल सूट क्या होता है, और पॉलिसीज जो आज हमने डिस्कस की है वो भी आपको कहीं ना कहीं बाद में पता चलेगा उसका पॉलिसी का पर्पस क्या है, और इवन आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है वो। नाउ सो आज मैं जो है आपको इतना ही जो है मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी सीपीसी की, हम अब वहाँ पे बेयर एक्ट पे एंटर करेंगे। और जब मैं कह रहा हूँ बेयर एक्ट पे एंटर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम बेयर एक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, उसके हम एसेंशियल्स को जानना या उसके हम एसेंशियल्स को देखेंगे कि उसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ और ये होप करता हूँ कि आप सब लोग जो है अच्छा करेंगे और आपकी हेल्थ भी जो है अच्छी होगी। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को आप हमारे जो है प्रायोरिटी दीजिए, उसको भी आप क्लिक करिए, और साथ ही साथ जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या कोई और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं सुधार सकता हूँ, या फिर हम अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। सो आपका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।